नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सफल जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी ऐसी कौन सी 5 आदतें होती हैं जिसके कारण वो एक सफल इन्वेस्टर होते हैं। मैंने भी लगभग 2.5-3 साल पहले ये जर्नी शुरू की है और मेरा भी एक अच्छा पोर्टफोलियो है जिसको मैंने टाइम टू टाइम अपडेट करते गया हूं और बार बार जो है अपने इन्वेस्टमेंट को चेक भी करते रहता हूं। तो कुछ मेरी पर्सनल जर्नी में इसमें शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने शुरू किया और कैसे एक सफल इन्वेस्टर सोचता है बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के लिए और कैसे वो सफल होता है। उससे पहले मैं बता दूं कि कई सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि अगला गुरुकुल कब आने वाला है। आ चुका है मतलब आप एडमिशन ले सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। हर रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लासेस होती है। मैं खुद लेता हूं, लाइव क्लासेस होती है, हर एक दिन क्लासेस होती है। बड़ा मजा आता है और इसमें हम क्या क्या सीखते हैं, पूरा स्टॉक मार्केट तो सीखते ही हैं, कुछ नए टॉपिक भी ऐड किए हैं। जैसे हमने ऐड किया है म्यूचुअल फंड, SIP, IPO, इस प्रकार के टॉपिक भी हमने इसमें ऐड किए। और अब मजेदार तरीके से हम लोग ETF भी इसमें सिखाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि आप ETF जानते हैं या ETF को समझते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आप खुद से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको इसमें सिखाते हैं। माइंड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और अभी क्यों लेना है इस कोर्स को? क्योंकि भैया ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर। आपको पता है 2025 आ रहा है, नया साल आने वाला है, तो आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10,000 का क्लासेस है ये, लेकिन अभी आप यदि लेते हैं तो सिर्फ 3,999 में आपको मिलने वाला है। इससे बढ़िया ऑफर कभी नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और इस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आते हैं मेन टॉपिक पर। टॉपिक क्या है कि भैया ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो एक सफल इन्वेस्टर के अंदर होती है। 5 आदतों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक सफल इन्वेस्टर को पता होता है 2 चीजों के बारे में फर्क, जो कि मुझे भी बहुत कम एज में, पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे पता चल गया था। या तो शायद हो सकता है कि मेरी आदत ही वैसी हो इसलिए मुझे पता था, या फिर धीरे धीरे कुछ कुछ किताबें में पढ़ता रहता था, तो हो सकता है कि उनसे भी मुझे पता चल गया। मुझे क्या पता चला कि नो द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मेरी उस एज में जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया तो लगभग 22-23 साल की एज में मैंने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर लिया था। ठीक है, अब जब वो पैसा मेरे पास आया तो मोस्टली 90% लोगों के साथ क्या होता है उस एज में, जब आप 21, 22, 23 साल के हो और आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो 21, 22, 23 की एज में, तो मोस्टली व्यक्ति क्या करता है, यदि वो 20-30 हजार भी कमाएगा ना तो वो यही ख्वाब रखेगा, यही करेगा। तो वो क्या करेगा, वो रिच होने के बारे में सोचेगा। अब रिच कैसे होता है व्यक्ति? रिच होता है अपनी चीजों से। जैसे मान लीजिए कि भैया उसके पास एक कार आ गई है ना, उसके पास डायमंड की रिंग आ गई, उसके पास अच्छी वॉच आ गई, बहुत प्रीमियम वाली वॉच आ गई है ना। इस प्रकार की चीजें जो है वो लेगा, लोगों को दिखाएगा और अपने आप को रिच फील कराएगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, नए नए कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। लेकिन अब इसमें समस्या यह है कि आप रिच तो दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी आपको बोलेगी यार वाह वाह बढ़िया पैसा आ रहा है बंदे के पास, देखो सही लगता है। लेकिन उस सही लगता है सुनने के चक्कर में आप क्या करेंगे, अपना जो अर्निंग का मेन जो हिस्सा होता है, जिसको आप सेव कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, उसको आप दिखावे के चक्कर में लगा देंगे। मतलब आप रिच दिखाने के चक्कर में लगा देंगे। जबकि यदि आप जितने भी बड़े और अमीर लोगों को देखोगे, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को देखोगे, आपने झुनझुनवाला जी की एक फोटो जरूर देखी होगी, यहां लगवा देता हूं। उसमें क्या हुआ था कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और उनका जो कुर्ता था वो बड़ा ही मैशी हो रहा था और लोगों ने इस पे उनको ट्रोल भी किया कि अरे देखिए आप दुनिया के मतलब इतने बड़े सफल इन्वेस्टर हैं, 45,000 करोड़ की आपकी संपत्ति है, लेकिन ऐसे कपड़े आप वहां पर पहन के चले गए। तो उनका सिंपल सा कहना था कि मैं तो ठीक ठाक पहन के गया था, अब साल आ गए तो मैं क्या करूं। सीधी सी बात यह है कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जिसके पास 45,000 करोड़ है वो भी अपने कपड़े ऐसे पहन रहा है, इसका मतलब कि वो दिखाना नहीं चाहता है कि वो अमीर है। क्यों? क्योंकि भैया वो अमीर है, उसे पता है ये बात, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, उसको किसी से भी एप्रिसिएशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपनी मेहनत पर अमीर बना हूं। तो क्या बने हैं वो? वेल्दी बने हैं। कैसे वेल्दी बने हैं? उन्होंने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड और इस प्रकार की चीजों में लगा के रखा था बहुत कम एज से। आप किसी भी सफल इन्वेस्टर की कहानी सुन लीजिए, चाहे वो हो झुनझुनवाला जी या फिर हो वो वॉरेन बफेट, ये लोग कम एज से ही स्टॉक मार्केट में आ गए थे या कम एज से ही इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है ना उसको शुरू कर दिया था। इसलिए ये लोग क्या बने? वेल्दी बने। वेल्दी सफल इन्वेस्टर क्या करता है? रिच होने या रिच दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ता है। रिच क्या होता है? जो प्रेजेंट में आपके पास चीजें हैं जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, उससे आप रिच फील कराते हैं कि आप रिच है। लेकिन एक व्यक्ति वेल्दी कब बनता है? वो अपनी ऐसी संपत्तियों से वेल्दी बनता है जिनको बेचकर या जिनसे वो
बाद में भी पैसा कमा सके। तो पहली जो चीज है, जो पहली कंडीशन है जो आपको समझना है कि आपको रिच वर्सेस वेल्दी में डिफरेंस समझना है। और यदि आप सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में, यदि आपकी एज कम है तो आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए रिच दिखने में, क्योंकि रिच दिखने में कुछ नहीं है, वेल्दी बनने में सब कुछ है। तो आपको रिच नहीं बनना है, आपको वेल्दी बनना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, दिखावा कभी नहीं करना है। जो रिच लोग होते हैं वो दिखावा करते हैं, आपको वेल्दी बनना है, दिखावा नहीं करना है, चीजों को दिखाना नहीं है। यदि आपको चाहिए, आपको नीड है, आप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपका काम जो है वो 5 लाख की कार से हो रहा है, तो आपको 20, 25 लाख, 50 लाख की कार लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आप दिखाने के लिए करते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी कई लोगों को देखा है जिन्होंने मान लीजिए 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक की भी कार ले आए हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि यार ये कार कोई काम की नहीं आ रही है, क्योंकि यूज करने वाली कार नहीं है। सप्ताह में 2 सप्ताह में एक बार निकाल ली, लेकिन अब उतना भी टाइम उनके पास नहीं होता है, तो वो कार कहां खड़ी रहती है, वो घर में ही खड़ी रहती है। वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि 5 करोड़ की कार लाने से अच्छा है 80, 90 लाख, 1 करोड़ की कोई कार ले आते जो डेली यूज में तो होती, तो वो बहुत अच्छा रहता। और फिर जब उनको सिटी के मेन सिटी में जाना पड़ता है, ट्रैफिक में जाना पड़ता है, तब तो वो छोटी कार्स की ही याद आती है कि यार 10-20 लाख की कोई कार होती तो काश हम अपने आप से ड्राइव करके कहीं चले जाते, हमें ये डर नहीं होता कि यहां टक्कर लग जाएगी, यहां क्रैश लग जाएगा। तो बाद में ये दिक्कतें आती है जो कि प्रैक्टिकली लाइफ है, लेकिन शुरू में व्यक्ति क्या करता है, दिखावे के चक्कर में चला जाता है। तो इस बात को समझिएगा। और एक और चीज है कि यंग एज में वेल्थ क्रिएशन शुरू करते हैं जितने भी कौन लोग होते हैं, आपको सफल इन्वेस्टर जितने भी मिलेंगे ना, ये जितनी यंग एज है, जितनी कम एज है, 20-25 साल में अपना जो वेल्थ क्रिएशन है उसका काम शुरू कर देंगे। तो पहली सफल इन्वेस्टर की आदत क्या होती है कि वो वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं, रिच बनने पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपने पहली चीज याद रखी, आप समझ लीजिए कि लोगों से 50% तो आगे हो ही गए हैं। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा कि भैया सेविंग बहुत जरूरी होती है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब आप रिच नहीं दिख रहे, ठीक बात है, आप वेल्दी होना चाहते हैं, ये भी ठीक बात है, आप यंग हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन यदि आपने अपने इनकम जो हुई है, अर्निंग जो हुई है, उसमें से सेविंग ही नहीं की, तो फिर कैसे वेल्दी बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। तो सेविंग के भी 2 तरीके होते हैं। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले तरीके को अपनाते हैं, क्या, खर्च के बाद जो पैसा बचेगा उसको वो सेविंग कहते हैं। कि भैया मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए मेरी 50,000 की सैलरी आई, 20,000 की सैलरी आई, कुछ भी सैलरी आई, एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आई, उसको मैं पूरा खर्च कर दूंगा, बचेगा तो सेविंग हो जाएगी, नहीं बचा तो भी ठीक है, अगले महीने फिर आ जाएगा, फिर देखेंगे सेविंग के बारे में। पहले प्रकार की सोच वाले लोग ये होते हैं, जो कि होते हैं लगभग 80% लोग ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही उनका घर चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये समाज बदला है, उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दिया है। तो दूसरा जो तरीका होता है, जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले मैं सेव करूंगा और जो बाकी बचा है उसको मैं खर्च कर दूंगा। और उसका एक नियम भी है कि आपकी जो भी सैलरी है, मान लीजिए आपकी 50,000 सैलरी है, तो ये नियम क्या कहता है कि इस 50,000 में से आप 10,000 अलग निकाल कर रख दीजिए। मतलब कितना प्रतिशत, 20%। 20% आप अपना पैसा अलग निकाल कर रख दीजिए और आप उसको इन्वेस्टमेंट पर लगा दीजिए। आप उसका कुछ भी कीजिए, आपको गोल्ड खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, ETF खरीदना है, इंडेक्स फंड खरीदना है, स्टॉक खरीदना है, जो खरीदना है वो खरीदिए, सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जो बचा है 40,000 रुपए, मैं कैसे भी करके इसमें अपना घर चलाऊंगा, इसमें अपनी नीड्स, इसमें अपनी वांट्स सारी की सारी कंप्लीट कर लूंगा, है ना। इससे एक्सीड नहीं करूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड उधार नहीं लूंगा, है ना, मैं लोन नहीं लूंगा। इसके अंदर जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी सेकंड वाले तरीके का इस्तेमाल कीजिएगा, इस वाले तरीके का, ताकि आपके बेसिक खर्चे पूरे हो जाए और उससे पहले ही आपकी सेविंग हो जाए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वो कम एज से शुरू हो जाए। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। फिर लोग सेविंग के नाम पर क्या करते हैं, घर में पैसा रख लेते हैं, लेकिन जो सफल इन्वेस्टर होते हैं वो सेविंग भी करते हैं और अपने घर में, अपनी संदूक में पैसे नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि यदि आप आज से 10 साल पहले आप देखेंगे तो जो भाव में आपको घी मिल रहा था, शक्कर मिल रही थी, बाकी चीजें मिल रही थी, वो आज उसी भाव में नहीं मिल रही है। भाव काफी बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि साल दर साल क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होती है? महंगाई बढ़ती है। मतलब जो मुद्रा है उसका वैल्यू जो है वो कम होते जाता है और वस्तु का वैल्यू ज्यादा होते जाता है। आपने कई बार सुना होगा अपने दादा दादी से कि यार हमारे समय में तो 1,000 रुपए में ये आ जाता था, लेकिन आज तो 1,000 की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब पैसे की इज्जत कम होती जाती है साल दर साल। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि आप अपने पैसे को सेविंग खाते में रखते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक सफल इन्वेस्टर कभी भी सेविंग खाते में अपने पैसे नहीं रखता है। वो ऐसे जगह, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ढूंढता है जहां पर वो अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट कर सके और उसका पैसा जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और उसका पैसा ग्रो कर सके। अगली बात, कई लोग सेविंग ही नहीं कर पाते हैं।
लेकिन सफल इन्वेस्टर जो होते हैं सेविंग करते हैं। वही वाली बात कि वो पहले सारा पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं यार सेव होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। वो ऐसी सोच के लोग नहीं होते। उनको ये है भैया जो भी कमाया है उसमें से पहले मेरी सेविंग ये होगी और उसके बाद जो है मैं अपने खर्चे निकालूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। और कई लोगों के घर उधारी पर चल रहे होते हैं, ये भी होता है। कई लोगों को मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में, कई ऐसे लोगों को फेस किया है मैंने जो कहते हैं कि यार भैया मेरे ऊपर तो हर महीने लगभग 30-40 हजार 50 हजार की उधारी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कभी भी अपनी अर्निंग और अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज नहीं किया। जो उनके एक्सपेंडिचर्स है वो हमेशा उनकी अर्निंग जो होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं और पहले महीने वो सोचते हैं यार चलो 5,000 इससे ले लेता हूं, चलो काम निकाल लेता हूं। अगले महीने वो 5,000 तो उधार रह ही गया, किसी और से 2,000 ले लिया, 3,000 ले लिया, ऐसे कर करके उनकी उधारियां बढ़ती जाती है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो कमाया है उसमें से जो सेव किया है उसके बाद जो बचा है सिर्फ उसी में अपने खर्चे को चलाना है, और नहीं तो खर्चे कहां ज्यादा हो रहे हैं उसकी लिस्ट बनाना है, उसको एलिमिनेट करना है। एक सफल इन्वेस्टर हमेशा अपने खर्चों और अपनी अर्निंग के बीच में मैनेजमेंट रखता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपको समझना है अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलो कमा भी लिया आपने, सेव भी कर लिया, लेकिन कई सारे ऐसे सफल स्टार्स हुए हैं, सफल सेलिब्रिटीज हुए हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतने करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसके बाद भी वो बैंकक्रप्ट हो गए। अब अमिताभ बच्चन जी को तो आप सभी जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी भी एक समय ऐसा आया जब वो बैंकक्रप्ट हो गए। इसका मतलब क्या कि उनके पास, सोचो उन्होंने कितनी सारी मूवीज की होगी, कितना सारा पैसा कमाया होगा, लेकिन लाइफ में एक समय ऐसा आया जब उनके पास पैसा बचा ही नहीं था, वो बैंकक्रप्ट हो गए थे। उसके बाद केबीसी आया और उनकी लाइफ चेंज हुई। तो यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि लोग मोर देन अर्निंग स्पेंड करते हैं, मतलब उनकी कमाई से भी ज्यादा कई बार खर्च कर देते हैं जाने अनजाने में, या फिर उनको ये रूल पता नहीं होता है। और लोग एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्या? लोग फ्यूचर की कमाई का अनुमान लगाकर खर्च कर देते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में हमें एक बात सिखाई जाती है, या हम भी लोगों को एक बात सिखाते हैं, द मनी You are seeing in your portfolio that is an illusion। मतलब कि जो आप अपने पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट लॉस जो भी देख रहे हैं ना, वो इल्यूजन है, उसको आप कुछ भी मत मानिए। अभी जैसे मान लीजिए हम म्यूचुअल फंड खोलते हैं तो हमें लाखों का प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन हम उस प्रॉफिट को अभी बुक किए हैं क्या? नहीं किया है। क्या हमने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया है? नहीं किया है। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है, जो प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो अभी एक इल्यूजन ही है, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप बुक करेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ भैया ये मेरा प्रॉफिट है। तो स्टॉक मार्केट में या लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप फ्यूचर की कमाई कि भैया मुझे इस साल में इतनी कमाई हो जाएगी और उसके बेसिस पे आप आज ही खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोग नीड और वांट में फर्क नहीं समझते हैं। देखिए नीड क्या होती है, बेसिकली जो आपके बहुत जरूरी चीज है, जैसे आपको किराना लाना ही पड़ेगा, आपको गाड़ी में पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, आपको मोबाइल में रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, ये सारी आपकी नीड है। अब मूवी देखने जाना है, मुझे एक नई बाइक लेना है, मुझे एक नई कार लेना है, बीबी के लिए साड़ी लेना है, मेरे लिए नया ब्रांडेड शर्ट लेना है, ये सब क्या हो गए? ये आपकी वांट हो गई। तो आपको नीड और वांट के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा, और अपनी स्पेंडिंग जो है पहले आपको अपनी नीड्स पर जो है कंप्लीट करना चाहिए, है ना। आपको अपनी नीड पर अपने एक्सपेंडिचर्स को करना चाहिए। यदि पैसा बचता है सेविंग के बाद में, तब आपको जाना चाहिए अपनी वांट्स पर, या फिर आपको अपनी वांट्स जो है उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखना चाहिए कि चलो इस महीने पैसे इतने नहीं बचे हैं तो अभी इस महीने की मूवी नहीं देखते हैं, अगले महीने देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से आपको अपनी सोच को बनाना पड़ेगा। और मेन चीज है कि लोग दिखावे पर बहुत खर्च करते हैं भैया। एक जो है देखो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति की लाइफ आसानी से चल सकती है यदि वो ठीक ठाक सैलरी पा रहा है तो। अब होता क्या है कि वो दिखावे वाली लाइफ जैसे ही शुरू करता है। अब देखिए इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा दिखावा क्या होता है कि भैया कोई पेरेंट्स जो है वो अपना जीवन भर कमाई करते हैं, अपने पैसे जोड़ते हैं। अब उन्होंने मान लीजिए 20-25 लाख 20-50 लाख जो है जोड़ लिए। ये 20-50 लाख को वो, एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, उनकी एज होती है 22-24 साल 25 साल, और उनकी शादी में पूरा का पूरा उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर दो एक्सपेक्ट आते हैं। पहला ये कि अरे हमारे बेटे की शादी, हमारी बेटी की शादी, हम तो खुलकर खर्च करेंगे। इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इमोशन से आपके उनके साथ जुड़े हुए, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसके साथ में यदि फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई, और सोसाइटी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शादी के नाम पर दिखावे पर खर्च कर देते हैं, लोन लेकर खर्च कर देते हैं और उधार लेकर खर्च कर देते हैं। दिक्कत तब आती है जब उनकी सही प्लानिंग नहीं होती है और बाद में वो ये उधारियां चुका नहीं पाते हैं, लोन हो जाता है, कर्ज हो जाता है, और ये जो है बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। इसलिए
दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लोग शुरू में दिखावे, जो यंग लड़के होते हैं, अभी उनकी शादी हुई है, उन्होंने कहा नहीं शादी हुई है कोई दिक्कत नहीं, कार लेके आएगा, मैं कार लेके आएगा तेरे लिए, जानू मैं तेरे लिए कार लेकर आएगा, लेकर तो आ गया, लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जब किस्त नहीं भराई तो वो जानू तो वहीं रह गई, वो कार जो है वो चली गई वापस से। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि दिखावे के ऊपर खर्च नहीं करना है, आपको दिखावा नहीं करना है, उससे आपके एक्सपेंडिचर जो है वो वैसे ही मैनेज हो जाएंगे। तीसरी चीज थी। चौथी चीज क्या है, आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टिंग नहीं समझेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ये चौथी आदत है। क्या समझना पड़ेगा, लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर सट्टे पर पैसा लगा देते हैं, जबकि सफल इन्वेस्टर कभी भी ऐसे नहीं करते। सफल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो चूज करते हैं सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। जो असफल इन्वेस्टर होते हैं वो क्विक मनी के ट्रैप में फंस जाते हैं और जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सफल इन्वेस्टर को पता होता है कि नहीं भैया, क्विक मनी जैसी कोई चीज नहीं होती है। सालाना यदि मुझे 12% से 15% रिटर्न मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अच्छे से अमीर बन सकता हूं, ये उनकी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखते हैं नॉर्मल लोग, लेकिन सफल इन्वेस्टर जो होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलते हैं। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखते हैं, ग्रो करते रहते हैं। इस बात को भी समझना। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझते हैं नॉर्मल लोग, जबकि जो सफल इन्वेस्टर होते हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं। देखिएगा, वॉरेन बफे जो है उन्होंने बहुत कम एज, लगभग 10-11 साल की उम्र में अपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए थे और उसके बाद जितने भी लोग आए उन्होंने ज्यादा रिटर्न कमाए। मतलब लगभग एक व्यक्ति था, उसने हर साल लगभग 66% रिटर्न कमाया था, लेकिन उसके बाद भी वो वॉरेन बफे से बहुत पीछे था। वॉरेन बफे ने तो बहुत कम रिटर्न कमाए, मतलब 12 से 15% सालाना ही रिटर्न कमाए, लेकिन वॉरेन बफे के जो रिटर्न है वो उस व्यक्ति से बहुत आगे थे। क्यों थे? क्योंकि वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र से जो है इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और ये जो 66% रिटर्न जिसने निकाला था उस व्यक्ति ने लगभग 55 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। तो ये जो एज का डिफरेंस है, इस डिफरेंस ने वॉरेन बफे को अमीर बनाया है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि भैया इन्वेस्टिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका जो आप लेवरेज है, जो उसका फायदा है वो कैसे उठा सकते हैं, वो उठा सकते हैं टाइमिंग के साथ। तो आप जितनी कम उम्र में हैं और जितना अच्छा निवेश कर सकते हैं करना शुरू रखिए, ताकि आगे जाके आप भी इतने ही बड़े और अच्छे और सफल इन्वेस्टर बन सके। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, आपको समझना पड़ेगा मेकिंग मोर मनी इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं जीवन भर 20,000 रुपए कमाऊंगा और निवेश करता रहूंगा तो भैया मैं बहुत सफल इन्वेस्टर बन जाऊंगा या अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। आपको सोचना पड़ेगा ये 20 को मैं 40,000 सैलरी कैसे करूं, या अपना यदि धंधा कर रहे तो इसको 40 कैसे करूं, इसको 1 लाख कैसे करूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं आएंगे पूरे के पूरे, इस बात को समझना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आपको पैसा देगा, लेकिन वो एक समय के बाद देगा। अभी भी आपको अपनी लाइफ चलाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू स्किल्स पर काम करते रहना पड़ेगा, पैसों को काम पर लगाना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें करना पड़ेगा। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यदि आप न्यू स्किल सीखना चाहते हैं नए साल में, तो फिर ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर वाला ऑफर है, जो कि 60% डिस्काउंट पर मिल रहा है, जहां आप स्टॉक मार्केट के साथ साथ बहुत सारी और भी चीज सीख सकते हैं ना, उनको सीखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि सफल इन्वेस्टर ऐसी कौन कौन सी चीजें करते हैं जिसके कारण वो सफल है, और आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, हमेशा सीख कर करना है। और सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।